एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो यूनिट थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइज एंड डीपोलराइज रमन लाइन स्टडी। अब पोलराइज एंड डीपोलराइज रमन लाइन स्टडी मतलब कौन सी रमन लाइन पोलराइज्ड होती है, कौन सी रमन लाइन डीपोलराइज्ड होती है, इसकी स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। तो उसके बाद उसने मॉलिक्यूल कुछ एग्जांपल दिए कि सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा मॉलिक्यूल रमन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है, कौन सा मॉलिक्यूल डीपोलराइज्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल दिया, उसमें से ये बताना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होता है, कौन सा डीपोलराइज्ड होता है। अब देखिए जो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है वो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है, जो पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करता वो डीपोलराइज्ड होता है। डीपोलराइज का मतलब होता है जो इंफ्रारेड इनएक्टिव एक्टिव होता है। डीपोलराइज इंफ्रारेड इनएक्टिव इंफ्रारेड एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो होता है वो रमन एक्टिव होता है। जो मैंने सिलेक्शन रूल में ही बताया है कि जो सिलेक्शन रूल क्या है कि रमन की मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करता है कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, कौन सा मॉलिक्यूल इनएक्टिव होता है। उसके बेस पे वाइब्रेशन के नंबर को डिटरमाइन किया जाता है सिलेक्शन रूल में। फिर उसके बाद उसके जो स्क्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, कौन सा रमन एक्टिव होता है, कौन सा रमन इनएक्टिव होता है, सिलेक्शन रूल में ये बताता है। पोलराइज एंड डीपोलराइज रमन लाइन स्टडी में ये बताता है कि कौन सी रमन लाइन पोलराइज्ड होती है, कौन सी रमन लाइन डीपोलराइज्ड होती है। रमन लाइन का मतलब वही होता है कि जो रमन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, कि रमन स्पेक्ट्रा मिलता है ना, मतलब अगर रमन एक्टिव है तो रमन उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा, अगर रमन इनएक्टिव है तो उसका स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलता है। जिसका स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलता है उसको डीपोलराइज्ड कहा जाता है, जिसका स्पेक्ट्रा मिलता है उसको पोलराइज्ड कहा जाता है। उसने एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड H2O, N2O नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड एथाइलिन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब H2 मॉलिक्यूल दिया, मेटल इन सॉल्यूशन, इसने ये एग्जांपल दिया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड रमन लाइन मतलब पोलराइज्ड मॉलिक्यूल क्या होता है, डीपोलराइज्ड मॉलिक्यूल क्या होता है। जो सिलेक्शन रूल सबसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है ना आपको, उसको पढ़िए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर हम बताते हैं नहीं पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड की अगर हम बात करें। Polarized and depolarized Raman line is study of such as molecule, sulfur dioxide, carbon dioxide, dinitrogen monoxide, ethylene, hydrogen bonding या H2 molecule metal solution होता है, etc होता है। अगर हम जनरली बात करें वो कह रहा है कि जो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, इन जनरली केस में अगर हम देखते हैं जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाता है, जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है, कोई सा ये मॉलिक्यूल जब सिमेट्रिक वाइब्रेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है तो वो पोलराइज्ड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें जिसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है वो रमन एक्टिव होता है। रमन एक्टिव का मतलब पोलराइजेबिलिटी को शो कर रहा है, पोलराइज्ड है तो इसलिए कहा जाता है कि जो लाइन प्रोड्यूस होती है उसको रमन लाइन कहा जाता है। वो रमन एक्टिव होता है तो रमन लाइन कहा जाता है। अगर ये रमन अगर तो उसके बाद जो उसका जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक कभी एक ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो इसी तरीके से वो इंफ्रारेड एक्टिव होता है और रमन इनएक्टिव होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल डीपोलराइज्ड होता है। तो इन जनरली केस में अगर देखा जाए सिमेट्रिक वाइब्रेशन पोलराइज्ड होती है या पार्शली पोलराइज्ड होती है। इट्स आल्सो रमन एक्टिव बिकॉज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कि जब जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है वो पोलराइज या पार्शली पोलराइज्ड को शो करता है, जिसको रमन है, इसे रमन एक्टिव भी कहा जाता है, रमन एक्टिव पोलराइज्ड भी कहा जाता है, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। क्योंकि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दे दिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एथाइलिन, सोडियम क्लोराइड etc। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है वो सो द डीपोलराइज्ड रमन लाइन। अब जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है वो डीपोलराइज रमन लाइन को शो करता है, लेकिन ये सभी केस में नहीं होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशनल होता है, वही डीपोलराइज्ड होता है। लेकिन जो बैंड स्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है वो पोलराइज्ड होता है।
बैंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो इसमें पोलराइजेबिलिटी किससे होता है, पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रमन एक्टिव होता है। लेकिन एसिमेट्रिक वाइब्रेशन सो दैट डीपोलराइज्ड रमन लाइन और इट्स आईआर एक्टिव, और ये आईआर एक्टिव होता है और डीपोलराइज्ड रमन लाइन को शो करता है जो एसिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल हेटेरोएटम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड लीनियर है, लेकिन दोनों हेटेरोएटम होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। ये सब क्या होते हैं, पोलराइजेबिलिटी को शो करते हैं, जो पोलराइजेशन को शो करते हैं। रमन एक्टिव नहीं होते और नहीं पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करते। ये क्या होता है, हेटेरोएटम जो होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये आईआर एक्टिव होते हैं। ये डीपोलराइज्ड होते हैं, जितने भी होते हैं ना डीपोलराइज्ड होते हैं। डीपोलराइज्ड मतलब जो डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट को शो करते हैं ये वाले मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड डायपोल मूवमेंट को शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं और रमन इनएक्टिव होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। उसमें जो हमें करना होता है ना, इंफ्रारेड की कौन सा मॉलिक्यूल, दोनों सिलेक्शन रूल को बताना होता है। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल है और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल, इसके कॉम्बिनेशन को ही मैक्सवेल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है। अब देखिए जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, कौन सा मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव होता है, ये चीज इसमें बतानी होती है। लेकिन इंफ्रारेड के जो सिलेक्शन रूल होता है उसमें ये बताना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव है। इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें, जो मॉलिक्यूल डीपोलराइज्ड होता है, पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करता है, डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस या डायपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करता है, उसको रमन एक्टिव कहा जाता है। और सॉरी, इंफ्रारेड एक्टिव कहा जाता है, रमन इनएक्टिव कहा जाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, डीपोलराइजेशन को शो नहीं करता है, डायपोल मोमेंट को शो नहीं करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम भी हो सकता है, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी सेम होता है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी शो होती है, तो उसको रमन एक्टिव कहा जाता है और आईआर इनएक्टिव कहा जाता है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये सब बताता है। उसके बाद फिर एग्जांपल वगैरह उसके दिखा देने हैं। विच मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव, दैट मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव। ये कौन बता रहा है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहा है। डी टू पोलराइजेशन एंड डायपोल मूवमेंट, आईआर एक्टिव, डी टू पोलराइज, डी टू विच मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव, दैट मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव, डी टू डायपोल मूवमेंट polarized due to breathing frequency and symmetric vibration। अब देखिए जो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, उसको ब्रेथिंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो चीज तो समझ में आने की, पोलराइज क्या है, मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक होता है पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक होता है, बैंड स्ट्रक्चर को शो करता है, वो डीपोलराइजेशन को शो करता है। उसके सचेज हम एग्जांपल ले लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, एथाइलिन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एथाइलिन। अब देखिए जो एथाइलिन है, सबसे पहले हमें इसका वाइब्रेशन नंबर को कैलकुलेट करना होता है। तो क्योंकि पोलराइजेबिलिटी को हम डीपोलराइज रमन लाइन और पोलराइज रमन लाइन कौन सी है, पहले वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करना होगा। वाइब्रेशन के नंबर की बेस पे उसके हमें अलग अलग स्ट्रेचिंग मिल जाती है। जब स्ट्रेचिंग मिलती है, स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, वाइब्रेशनल मिलते हैं, फिर उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा आईआर एक्टिव है, कौन सा आईआर इनएक्टिव है, या कौन सा रमन एक्टिव है, कौन सा रमन इनएक्टिव है। जो रमन एक्टिव होगा वो पोलराइज रमन लाइन को शो करता है, जो रमन इनएक्टिव होता है वो डीपोलराइज रमन लाइन को शो करता है। एथाइलिन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए जो एथाइलिन होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, या कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर होता है।
एक ये स्ट्रक्चर तो ये दिखाता है, ये स्ट्रक्चर दिखाता है। फिर उसके बाद अगर ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे चले जाता है तो निगेटिव तथा पॉजिटिविटी को दिखाता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को भी दिखाने लगता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, पोलराइजेशन को भी दिखाता है, डीपोलराइजेशन को भी दिखाता है। पोलराइज रमन लाइन को भी शो करेगा और डीपोलराइज रमन लाइन को भी शो करेगा। अब इसका जो वाइब्रेशन के नंबर हमें कैलकुलेट करने होते हैं। अब ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर के लिए जो फॉर्मूला होता है 3n-5 होता है। लीनियर के 3n-5 होता है। n नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, 4 दिया 12, 12 में से 5 गया तो बचे 7। तो 7 वाइब्रेशनल नंबर होते हैं एथाइलिन में। अब वाइब्रेशनल नंबर जब 7 होते हैं, अब स्क्रैचिंग नंबरिंग को हमें, जो स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होते हैं और बैंड वाइब्रेशनल कितने होते हैं ये हमें पता लगाना होता है। जो स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होते हैं, स्क्रैचिंग वाइब्रेशन को निकालने के लिए n-1 होता है, n नंबर ऑफ एटम होता है, 4-1 इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या होते हैं? 3 स्क्रैचिंग वाइब्रेशनल होते हैं और 4 क्या होते हैं? 4 बैंड वाइब्रेशनल होते हैं। तो 4 बैंड वाइब्रेशनल को एथाइलिन शो करता है और 3 स्क्रैचिंग वाइब्रेशन को शो करता है। अब जब ये वाइब्रेशन को शो करता है, लीनियर मॉलिक्यूल की जो बात करें, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करेगा, जिसमें चारों बॉन्ड इंक्रीज तथा डिक्रीज होगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड भी इंक्रीज होगा, कार्बन का भी बॉन्ड इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड इंक्रीज होगा, फिर दोनों के दोनों बॉन्ड डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा। या जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, ये कार्बन का बॉन्ड इंक्रीज होगा, फिर कार्बन का बॉन्ड डिक्रीज होगा, कार्बन का बॉन्ड इंक्रीज होगा तो फिर कार्बन का बॉन्ड डिक्रीज होगा। तो सिमेट्रिक को भी शो करेगा। फिर उसके बाद वो एसिमेट्रिक को शो करता है इसी प्रकार से। एसिमेट्रिक की अगर हम बात करें, पहले हाइड्रोजन की बॉन्ड इस कार्बन से इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो, तो ये वाली डिक्रीज होती है तो ये वाली इंक्रीज हो जाती है, ये वाली डिक्रीज होती है तो ये वाली इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार वो कार्बन को शो करता है। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को भी शो करता है। अभी ये स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, वाइब्रेशन के नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देख लिया स्क्रैचिंग कितने हो गए, 3 हो गए, बैंड कितने हो गए, 4 वाइब्रेशन हो गए। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सबसे पहले कार्बन कार्बन में जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लगती है तो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रमन एक्टिव होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। फिर उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नॉर्मली है, तो उसके बाद ये कार्बन से मतलब कार्बन से लूज बॉन्डेड हो जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड हो जाते हैं, फिर लूज बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से रमन पोलराइज्ड रमन लाइन को शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रमन एक्टिव होगा, आईआर इनएक्टिव होगा। लेकिन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करें, एक हाइड्रोजन पहले ये वाली तो बॉन्ड लेंथ मतलब पहले तो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है एथाइलिन का स्ट्रक्चर। तो उसके बाद ये वाली बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो ये एज इट इज रहती है। फिर उसके बाद ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये एज इट इज रहती है, जिसकी वजह से ये रमन इनएक्टिव होता है, आईआर एक्टिव होता है, माइक्रोवेव भी इनएक्टिव होता है, रमन भी इनएक्टिव होता है। फिर इसी प्रकार से जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, जो कार्बन होता है ना, कार्बन बॉन्ड लेंथ में, कार्बन बॉन्ड लेंथ में भी दिखाता है कि कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन की बॉन्ड इंक्रीज नहीं होती है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इस वाले की एज इट इज रहती है इस वाले हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, कार्बन की भी साथ साथ में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इस साइड में हो दिखाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पोलराइजेबिलिटी में कोई एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आईआर एक्टिव होगा, ये डीपोलराइज्ड रमन लाइन को शो करेगा। जो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है वो डीपोलराइज्ड होगा, डायपोल मूवमेंट को भी शो करेगा। तो एथाइलिन का एग्जाम्पल, उसके बाद बैंड स्ट्रक्चर को दिखा देता है। जब हाइड्रोजन नीचे की ओर भी चला जाता है, यहाँ पर भी चला जाता है, नीचे की ओर दिख जाता है, जिसकी वजह से वो बैंड स्ट्रक्चर को लीनियर दिखाता है, फिर बैंडेड हो जाता है, फिर लीनियर, फिर बैंडेड, जिसकी वजह से वह भी क्या होता है, आईआर इनएक्टिव, आईआर एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइज्ड रमन लाइन को शो करता है। वहीं उसके बाद उसने एग्जांपल लिया N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N O नेगेटिव बनाएगा, या N डबल बॉन्ड N
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, ये कहाँ है, एंटी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, sp3 हाइब्रिडाइड, ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, नहीं मोर स्टेबल होता है ये मोर स्टेबल होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर ये इस तरीके से बनाता है, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी स्टेबल होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे जो होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज दिखाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, ये भी स्टेबल होता है। फिर जो दूसरा बॉन्ड दिखाता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से लेस स्टेबल होता है। क्यों लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल होता है, ये थोड़ा स्टेबल होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है तो तीन टाइप के स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो ये नॉर्मली लुईस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें उसके वाइब्रेशन नंबर की, कि वाइब्रेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिलेक्शन रूल के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, सिलेक्शन रूल का वही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, वाइब्रेशन नंबर 3r-6 होगा, 3-5 होगा, लेकिन जो डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से 3r-5 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। 3 एंड एन नंबर ऑफ एटम, तीन होते हैं, 3 -5, तो टोटल अगर टोटल हम वाइब्रेशन नंबर की बात करें तो 4 वाइब्रेशन नंबर होते हैं। वहीं स्क्रैचिंग और बैंड वाइब्रेशन की बात करें, स्क्रैचिंग n-1, तो 3-1, तो 2 स्क्रैचिंग हो गए, एक बैंड स्ट्रक्चर को शो करेगा जो डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। अब ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन को शो करता है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन को शो करता है, बैंड वाइब्रेशन या बैंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को शो करता है। एसिमेट्रिक जब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को जब ये शो करता है, अब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में ये रमन लाइन एक्टिव होता है, जिसकी वजह से पोलराइज्ड रमन लाइन का फॉर्मेशन करता है। ये मतलब जो रमन लाइन एक्टिव होता है, तो रमन लाइन एक्टिव स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, रमन लाइन एक्टिव स्पेक्ट्रा फॉर्म हो जाता है, रमन लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ हो जाता है, पोलराइज्ड रमन लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है। क्यों, अब देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये सिमेट्रिकल दिखाता है कि मतलब ये अगर ये वाली बॉन्ड दो, अगर ये वाला ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से दूर जाता है तो ये वाला नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोजन से दूर जाता है, ये गया दूर। उसके बाद ये पास, ये वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इस नाइट्रोजन के पास आ रहा है, तो ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पहले पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन में आते हैं, फिर और पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन, फिर पास आते हैं, फिर अपनी पोजीशन में आते हैं, फिर बहुत दूर जाते हैं। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे पास की जाती है, जब इसमें वाइब्रेशनल होता है, वाइब्रेशन या रोटेशन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस वाले बीच वाले नाइट्रोजन के पहले पास आएगा, फिर अपनी पोजीशन में आने के बाद फिर दूर चले जाएगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब ये जो होता है ना, जो चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, ये वाला ऑक्सीजन इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, ये नाइट्रोजन इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पोलराइजेबिलिटी शो हो जाती है। अब पोलराइजेबिलिटी जब शो हो जाती है तो पोलराइज्ड रमन लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसको रमन एक्टिव स्पेक्ट्रा भी मिलता है हमसे, रमन एक्टिव स्पेक्ट्रा मिलता है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो दिखाया जा रहा है, वाइब्रेशन में दिखाया जा रहा है कि V1 V2 V2 V3 V4, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। एसिमेट्रिक की बात करें, जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, अब ये जब स्ट्रक्चर दिखाता है, अब स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन होता है, अब ये इसमें जो दिखाता है ना, ज्यादातर मोस्टली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ये वाला ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, नहीं, ये वाला दिखाता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगी और इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा। अब ये वाला ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जैसे इंक्रीज होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो कम होती है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल लाइन की बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब जैसे ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से थोड़ा दूर होता है, फिर उसके बाद अब जब इस नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है,
और नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाती है इसमें। फिर इसके बाद ये वाइब्रेशन जैसे दिखाएगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से दूर जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास आता है तो ये फिर उसके बाद नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। फिर वाइब्रेशन होगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। तो ये जरूरी नहीं ट्रिपल बॉन्ड से दिखा हुआ, आप सिंगल बॉन्ड सिंगल से दिखा दीजिए। पहले तो नॉर्मली तौर पे ऑक्सीजन का बॉन्ड नाइट्रोजन से लास्ट तो है, क्योंकि नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो थोड़ा, ये दोनों को बॉन्ड इक्वल कर लीजिए आप, एक तौर पे माना इक्वल करिए। तो उसके बाद जब इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से दूर जा रहा है तो नाइट्रोजन एसिडीज है। अब जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से दूर जा रहा है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन जो होता है वो भी सेम होता है, वो भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। पोलराइजेशन में भी कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डीपोलराइज्ड हो रहा है। अब डीपोलराइज्ड की वजह से डीपोलराइज्ड रमन लाइन को ड्रॉ करता है, डीपोलराइज्ड रमन लाइन को ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रमन इनएक्टिव होता है, आईआर एक्टिव होता है। जब आईआर एक्टिव होता है तो ये डायपोल मोमेंट को भी शो कर रहा होता है। बैंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बैंड स्ट्रक्चर भी उस सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड की तरह दिखाता है। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है तो नीचे की ओर बेंडेड हो जाते हैं, जो प्लेन में आते हैं। ये क्या था, प्लेन में आ रहा है। ये क्या है, नाइट्रोजन, तो ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड 40 वाइब्रेशन दिखा रहा है ना, तो इन प्लेन में आए, इन प्लेन में आए, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में, पोलराइजेशन हो रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। पोलराइजेशन में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब जब सेम डायरेक्शन में हो रहा है उनमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो फिर इस डायरेक्शन में आते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, नाइट्रोजन ऊपर की ओर बैंड बना लेता है, फिर सेम डायरेक्शन में आता है, फिर नीचे की ओर बैंड बना लेता है। अब इससे क्या पता चलता है, पोलराइजेशन हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए डीपोलराइज्ड रमन लाइन को ड्रॉ करता है। ये आईआर एक्टिव होते हैं, रमन इनएक्टिव होते हैं। या फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, एथिलीन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया। उसके बाद आता है सल्फर, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। वही सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें हम, ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एक बैंड मॉलिक्यूल होता है, बैंड स्ट्रक्चर को शो करता है। अब जो इसका जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, स्केलेटन या बैंड स्ट्रक्चर या वाइब्रेशनल, जो स्पेसिफिक वाइब्रेशनल होते हैं, तो ये S2 के सिमिलर होता है। जैसे वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल पहले सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, लेकिन तीनों में बैंड स्ट्रक्चर ही दिखाता है। सिमेट्रिकल में जो होती है दोनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है, एक साथ इंक्रीज होगी, एक साथ डिक्रीज होगी। अब जब एक साथ इंक्रीज हो रही है, एक साथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक बैंड स्ट्रक्चर है ना। अब जब बैंड स्ट्रक्चर है तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन पोलराइजेशन एक्सचेंज हो रहा है। पोलराइज जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट कम हो रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, डायपोल मोमेंट कम हो रहा है। अब बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज हो रही है, ये हो रही है, तो फिर पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। ये भी पोलराइज रमन लाइन को शो करता है, डीपोलराइज रमन लाइन को शो नहीं करता है। रमन एक्टिव होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। वही एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में, अब जैसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, अब जैसे इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तो एक ऑक्सीजन की तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एक की एज इट इज रहती है। फिर उसके बाद इसकी इंक्रीज होगी तो इसकी एज इट इज रहती है। ये देखिए, इसकी इंक्रीज हो, इसकी एज इट इज रही। यदि इसकी इंक्रीज होगी तो इसकी एज इट इज रहेगी। ये देखिए, अब इसमें भी जो पोलराइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पूछिए, क्योंकि बैंड स्ट्रक्चर है, ये लीनियर नहीं है। बैंड स्ट्रक्चर होने की वजह से कभी तो पोलराइजेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, वो इसमें डिक्रीज हो रही है, तो इसमें इंक्रीज हो रही है।
फिर इसमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसमें डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जब पोलराइजेशन का एक्सचेंज हो रहा है तो पोलराइज रमन लाइन ड्रॉ होती है, रमन स्पेक्ट्रा शो होता है, रमन एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। बैंड स्ट्रक्चर की बात करें, बैंड भी वही चीज होती है, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फिर वो लीनियर में पहुंच जाता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आता है, फिर और ज्यादा बैंडेड हो जाता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आता है, फिर लीनियर होता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आता है, फिर और ज्यादा बैंडेड हो जाता है। जब और ज्यादा बैंडेड होता है तो हाई पोलराइजेशन होता है, नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल पोलराइजेशन होता है, लेकिन जब वो लीनियर बनता है तो पोलराइजेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन का एक्सचेंज हो रहा है। ये भी रमन लाइन, पोलराइज रमन लाइन को ड्रॉ करता है, रमन एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल क्या है, बैंड स्क्वायर। देख कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है कि कंडीशन फॉर वाइब्रेशन, एक्टिव वाइब्रेशन, रमन एक्टिव वाइब्रेशनल, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो उसमें से कर लीजिए आप। और बची जो मैक्चुअल एक्सट्रूजन प्रिंसिपल है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ, उसमें भी सिर्फ करना ही होता है, एग्जाम्पल सब यही होता है, थोड़ी सी थ्योरी डिफरेंट है उसमें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ओके, थैंक यू।